नमस्कार। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक नन्ही चिड़िया जब अपनी पहली उड़ान भरती है तो उसके सामने एक खुला आसमान होता है। एक ओर जहां वो उस खुले आसमान को निहारती है तो वहीं दूसरी ओर तलाश करती है सही दिशा की। ठीक ऐसा ही हुआ जब भारत देश आज़ाद हुआ। उसके सामने चुनौतियों और संभावनाओं से भरा हुआ आसमान था, लेकिन ज़रूरत थी सही दिशा निर्देश की, और इस ज़रूरत को पूरा किया हमारे भारतीय संविधान ने। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को उनके कर्तव्यों के साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में भी परिचित करवाता है। और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. चहल जी, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन हैं और साथ ही इतिहास विभाग के चेयरमैन भी हैं। मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर एस.के. चहल इस क्षेत्र में बहुत से शोध कार्यों को भी अंजाम दे चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार रिम्पी। तो नमस्कार श्रोताओं। तो सर, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ रिम्पी जी, मेरे बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा। मैं एक इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 27-28 साल से मैं हिस्टोरिकल रिसर्च के कार्य में लगा हुआ हूँ और मेरा थोड़ा सा कुछ काम है। मेरा जो पहला रिसर्च वर्क था वो फ्रीडम मूवमेंट पे, गांधी जी के कंटेक्स्ट में था। फिर मैंने एक अम्बेडकर पे किताब लिखा बाद में, और अभी रिसेंटली मेरा मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स एट्सेट्रा, शिमला में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, वहाँ जिसको राष्ट्रपति निवास भी बोलते हैं, वहाँ से मेरा एक पब्लिकेशन और आया है। महात्मा फुले, जिनको भारतीय सामाजिक क्रांति का पिता भी कहा जाता है, उन पे मेरा एक काम प्रकाशित हुआ है, जो कि उन्होंने ही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने ही प्रकाशित किया है। तो इस तरह से कुछ ठीक ठाक से पब्लिकेशन हो गए हैं इस क्षेत्र में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा बहुत सक्सेसफुल रहेगी और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। तो सर, जैसा कि हम संविधान दिवस के ऊपर बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि संविधान दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा? नहीं, बड़ा मौजूद सवाल है आपका। हाँ जी। असल में जो हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो पहला कार्यकाल शुरू हुआ 2014 में, उसके बाद ही भारत सरकार ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कि संविधान, देखिए वैसे तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, लेकिन एक दिवस ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह संविधान को अर्पित हो। और इसमें 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, ये इसका अपना एक हिस्टोरिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि उसी दिन भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। तो बेसिकली इसको मनाए जाने का जो सरकार को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो महसूस हुआ कि इससे संविधान का जो आदर्शवाद है, उसके आदर्शों से हम जुड़ें, हम ये जानें कि हमारे उन राष्ट्र निर्माताओं ने क्या सपने देखे थे और उस दिशा में हम कितना ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, और उस दिशा में भारत जो है उसको और क्या करना चाहिए, भारत के प्रशासकों को क्या करना चाहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात है भारत के लोगों को संविधान के उन आदर्शों को अपने हृदय में कैसे उतारना चाहिए। तो इसका सेलिब्रेशन बहुत ही एक सराहनीय फैसला था ये सरकार का, इसका सेलिब्रेशन करने का निर्णय किया, और इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे संविधान की शपथ दिलाते हैं लोग अपने अपने तरीके से इसको मनाते भी हैं। हाँ जी। संविधान पे गोष्ठियाँ होती हैं। यही मैं जानना चाह रही थी सर आपसे कि संविधान दिवस को किस तरह से मनाया जाए, कि जो हमारी सरकार की जो नीतियां थी, जो उनकी सोच थी कि संविधान दिवस को मनाया जाना चाहिए, वो कैसे सार्थक होगा, किस तरह से मनाया जाना चाहिए? ये मैं यही बता रहा था कि भारत सरकार ने खुद भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। अगर आप देखें तो यूजीसी की तरफ से भी अभी सर्कुलर निकला है, कई सालों से लगातार निकल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंस हो सकती हैं, स्पेशल लेक्चर्स हो सकते हैं, या रेडियो पे जैसे आप टॉक्स करवा रहे हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लोग जो है इसको एक, देखिए सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक नहीं रखना चाहिए, लोगों को खुद भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और लोग करते भी हैं। देखिए भारत में एक अच्छी बात है, संविधान का, ये भारत का संविधान, इसको लोगों ने खुद अपने दिलों से जोड़ लिया है। और कई जगह मैं देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में, जो समाज के जो आम लोग हैं या खासकर समाज के जो निचले तबकों के लोग हैं, वो संविधान दिवस खुद मनाते हैं।
तो ये एक बड़ी शानदार चीज़ है, क्योंकि ये लोगों के अधिकारों का रक्षक है, लोगों के अधिकारों को देने वाला है ये संविधान। बल्कि हमें उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ी अपने अधिकारों के लिए जितना पश्चिम में लड़नी पड़ी, क्योंकि सब कुछ संविधान और उसके निर्माताओं ने एक ही झटके में हमें दे दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो देखिए, हमें संविधान ने बहुत कुछ दिया है, हमें अधिकार दिए हैं, हमें कर्तव्य बताए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, हर चीज़ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती है। हमारे संविधान की बैकग्राउंड में दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो है औपनिवेशिक शासन। हम अंग्रेज़ों के अधीन थे उस समय। अंग्रेज़ों के अधीन जो दास्ता थी उससे हम लड़ भी रहे थे, एक आज़ादी की लड़ाई। तो ये दो बैकग्राउंड है, एक तो कॉलोनियल राज और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो जो डेवलप हो रहा था और उनके कानून बन रहे थे। खासकर 1935 का जो एक्ट है, देखिए संवैधानिक विकास पहले से होना शुरू हो जाता है। तो 1935 के एक्ट में कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अधिनियम था ये संविधान का बहुत सारा हिस्सा इससे आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हमने आंख मूंद के उठवाया है। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के जो रेलेवेंट चीज़ें थी वो अपनाई, लेकिन इसको बहुत हद तक इसको ओरिजिनल दस्तावेज भी इसलिए कह सकते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट का जो आदर्शवाद था वो इसमें आत्मसात किया गया। खासकर गांधी जी के जो आदर्श थे, हमारा जो सत्य का विचार है, अहिंसा का विचार है, करुणा का विचार है जो बुद्ध की फिलॉसफी से आता है, न्याय का विचार है, ये सारे बेसिकली भारतीय दर्शन से आए हुए विचार है। इसी तरह अंबेडकर एक जगह लिखते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो संविधान के आदर्शवाद है ना, ये वो कहते हैं ये मैंने यूरोप से या फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया है, ये भी बुद्ध के दर्शन से लिया है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक भारतीय, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में ये सब हम देखते हैं ये आदर्श, और भारतीय परंपरा में, तो भारतीय परंपरा का आधार दिया गया है इस संविधान को। तो ये दोनों ही तरह के बैकग्राउंड हम इसमें देखते हैं। तो आपने देखिए बात की संविधान निर्माताओं के बारे में, और आपने डॉक्टर अंबेडकर जी का भी नाम लिया। तो संविधान निर्माण और डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यस, देखिए इस पे कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे देखिए अब तो पूरी दुनिया के लेवल पे जो रिसर्च हो रहा है उससे कुछ बहुत सारे फैक्ट सामने आ गए हैं। अंबेडकर, नो डाउट, अंबेडकर वाज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अंबेडकर के नाम से एक ज्ञान दिवस के भी मनाने की शुरुआत हो रही है, जो यूएन ने, ये खासकर नॉलेज डे। तो अंबेडकर जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, हम सब जानते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको जो लाया गया उसके पीछे हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, खासकर गांधी जी की सलाह इसके पीछे बताई जाती है कि भी उनको चेयरमैन जो बनाया गया, हालांकि वो संविधान सभा में चुने गए थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाना, इस पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई भारत के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो किसी विदेशी व्यक्ति से संविधान, किसी एक्सपर्ट से संविधान बनवाना चाहते थे, विदेशी एक्सपर्ट से। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, आपके पास अंबेडकर जैसा व्यक्ति है, आप विदेश क्यों जा रहे हो? तो उनके शायद इस इंटरवेंशन से अंबेडकर को ये कार्यभार मिला, और भी इसके पीछे कारक थे। अंबेडकर की योग्यता भी अपने आप में है। तो अंबेडकर का आपने जो पूछा कि भाई उनका क्या जनक क्यों कहा जाता है? हाँ, क्यों जनक कहा जाता है? वो इसलिए कि देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी, काम तो उसी को करना था। उसमें 7 मेंबर थे, मैं उनके नाम भी बताऊं, जैसे एस.एन. अयंगर हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, माधव मेनन हैं, के मुंशी हैं, और डी.पी. खेतान। ये सब लोग, बाद में डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णमाचार्य आ गए थे। तो ये 7 मेंबर की कमेटी थी, इसको ये काम दिया था बेसिकली। और बाद में कृष्णमाचार्य ने खुद ही ये बात कही संविधान सभा में 1949 में, जब इसको स्वीकार कर रहे थे। तो कृष्णमाचार्य का खुद का बयान है कि ये बाकी के लोग थे हम सब, लेकिन असल में अल्टीमेट सारा का सारा भार अंबेडकर पे ही आ गया था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जैसे सरकारी बिजनेस में शामिल हो गए, कुछ मिनिस्टर बन गए, कुछ राजदूत बन गए, कुछ लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा एज के थे, वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो ये खुद, और बाद में फिर प्रशंसा, जो बाद में एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी हुई 25 नवंबर 1949 को, उसमें सभी मेंबर्स ने, जिसमें इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, वो भी ये कहते हैं कि भी मैं इस चेयर पे बैठ के सब देख रहा था, मुझे पता है अंबेडकर ने अपनी हेल्थ को भी पे भी टोल दे के और ये काम बड़ा सक्सेसफुली अंजाम दिया है। तो नो डाउट अंबेडकर का इसमें रोल है। पर मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ अंबेडकर कोई डिक्टेटर की तरह संविधान नहीं बना रहे थे, वो एक आम सहमति बना रहे थे, वो उसकी लैंग्वेज बना रहे थे। ये हम सब की संविधान सभा की जो एक आम राय बन के उभरी।
ये उसी का दस्तावेज है, ये हम सब के विचारों का दस्तावेज है। और नो डाउट अम्बेडकर इसको पायलट कर रहे थे, तो उनको हम कह सकते हैं एक वे में। सर, जैसा कि आपने बताया कि भाई ये भी कहा गया था कि कुछ बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाने चाहिए हमारा संविधान बनाने के लिए, लेकिन अंबेडकर जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो क्या आप हमें उन बातों के बारे में या उन चर्चाओं के बारे में बता सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो बाहर के संविधान में से ऐसे के सेम टू सेम बिल्कुल जैस के तस ली गई हो, और कोई नई सोच जो हमारे संविधान में जोड़ी गई हो, उनके बारे में मैं चाहूँगी। मैंने जैसे आपके पहले सवाल में मैंने बताया कि जो इस पे प्रभाव है, जो बैकग्राउंड में जो मैंने बताया ना, तो नो डाउट वेस्टर्न जो ट्रेडिशंस हैं मॉडर्न, क्योंकि हम हैं तो मॉडर्न एज में ही, तो मॉडर्न सारे संविधान का जो इतिहास देखें संविधानों का दुनिया में भी, वो मॉडर्न एज के ही देन है। तो दुनिया के कुछ देशों में संविधान बनने शुरू हो गए थे, कई जगह बन भी गए थे, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, हालांकि वो लिखित नहीं है, मौखिक है, लेकिन उसका अपना प्रभाव हम देखते हैं, खासकर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी वहाँ से आई है। इसी तरह आप देखिए जो आयरलैंड का संविधान है, उसका अपना एक प्रभाव है, अमेरिकन संविधान है, उसका अपना एक प्रभाव है, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का, उसका भी देखते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी हम इस पर प्रभाव देखते हैं। अच्छा, कई लोग ये कह देते हैं कि भाई अंबेडकर ने खासकर इधर उधर से कुछ चीज़ें लेके और बना दिया, तो ये देखिए कहने का देखने का नज़रिया है, आपके नज़रिए में बायस होगा तो आप ऐसे देखोगे, लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो आप इसको रिसर्च कहेंगे। रिसर्च ऐसे ही तो होता है कि पहले जो काम है उसको भी देखते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम अपने ढंग से अपनी फाइंडिंग लेके आते हैं। तो इसमें नए जो ओरिजिनल चीज़ है वो मैंने बताया, भारत की परंपराएं हैं, भारत का दर्शन है, और ख़ासकर जो मैंने जैसे अम्बेडकर का बताया, बुद्ध की परंपरा है, गांधी जी के जो विचार बताए मैंने, तो हमारे जो ओरिजिनल जो दर्शन है, जो खासकर उपनिषदों से आता है, उसका बहुत प्रभाव हम देखते हैं इसमें। तो सर, ये जो सफ़र रहा जो संविधान को लिखने का, कहते हैं कि बिल्कुल हैंड रिटन जो मूल प्रति है उसकी हैंड रिटन है, तो ये एक बहुत लंबा और चुनौती भरा सफ़र रहा होगा। उस सफ़र और उन चुनौतियों के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो पहला ड्राफ्ट बनता है इसका, वो बनता है 1947 में, इस लगभग फरवरी में ये बन के, नहीं सॉरी 47 नहीं 46 में, 46, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगे हैं। वैसे तो ये 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन जो आता है ना, तो वहाँ से इसका काम शुरू होता है, लेकिन इसका पहला ड्राफ्ट बनता है लगभग फरवरी 1900 जो नेक्स्ट ईयर है, मतलब 47 में, हाँ 47 में कह लीजिए। उसमें इसकी 315 धाराएँ हैं और 8 शेड्यूल हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी ने। उसके बाद फिर इस पर काफ़ी चर्चा हुई, इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला गया, लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और लगभग 9,500 इसमें सुझाव आए, जिसमें से 2,500 के करीब सुझाव स्वीकार किए गए, जिन पे बाकायदा जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया, मंथन किया गया। फिर इसके बाद अगली जो चैलेंज था कि इतना सारा जो सजेशंस आए, और संविधान के अंदर भी हो रही है चर्चा, वो अलग है, तो उनको इनकॉर्पोरेट करना फिर सबसे बड़ा चैलेंज खासकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के सामने जो रहा, कि सारी इस बहस को संचालित करना और जिससे एक आम राय बने। यहाँ पे देखिए, अब कई बार पार्लियामेंट में कानून आते हैं, कानून पे इतना गतिरोध हो जाता है, कई बार पास भी नहीं हो पाता, और वो उस व्यक्ति की देखिए काबिलियत होती है, जो आदमी चेयर पे होता है, वो व्यक्ति इतना मतलब इंटेलिजेंटली उस सारी चर्चा को रन कर रहे हैं कि इस पे आम राय भी बनवा दी, एक आर्टिकल पे एक व्यक्ति की सहमति लेना, एक व्यक्ति की सहमति ली, और इस पे आम राय बनी हमारी सबकी। और इसमें देखिए कुछ कंप्रोमाइज भी हुए हैं, ऐसा नहीं देखो एक व्यक्ति की थोड़ा न चलती है। तो अम्बेडकर भी अपने कुछ विचार थे, पटेल के अपने विचार थे, नेहरू के अपने, ये सब अलग अलग आइडियोलॉजी के भी लोग थे। और इसके अलावा संविधान में जो मैंने बताया 299 मेंबर थे, जब पाकिस्तान बन गया तो 299 रह गए। तो इन सभी मेंबर्स ने सबके अपने कंसर्न थे, अपने मुद्दे थे, तो वो सब, लेकिन उस पर आम राय बनवा देना और एक ऐसी लैंग्वेज बना देना जिस पे सबकी सहमति हो। तो ये सब कर पाए इसके जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। और मैं सिर्फ चेयरमैन को ही नहीं दे रहा, नो डाउट ही वाज चेयरिंग, बाकी लोगों का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे संविधान निर्माण की बात हो रही है, कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो जितना नियमित है उतना ही लचीला भी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें असल में मैं थॉमस जेफरसन का एक विचार लेके आता हूँ, अम्बेडकर इसको कोट करते हैं। अगेन वो एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता।
हाँ जी। वो एक टर्म का, इसका मतलब ये अम्बेडकर की ही टर्म है, ये बाद में इस पर बड़ी चर्चा, जुडिशरी ने भी इसको कई बार कोट किया है अपने निर्णयों में। तो जेफरसन कहते हैं ये जो लचीलेपन की बात है, अम्बेडकर ने उनका विचार अपनाया है, जो कि अमेरिका के संविधान के फादर थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहते हैं देखिए संविधान को उतना कठोर भी नहीं होना चाहिए ताकि वो कि भाई वो बेड़ी ही बन जाए लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जेफरसन का एक विचार है कि ईच जनरेशन इज लाइक ए डिफरेंट नेशन। हाँ जी। तो जिस तरह से हर एक पीढ़ी एक अलग राष्ट्र की तरह होती है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जिस तरह से एक राष्ट्र को हक नहीं है दूसरे राष्ट्र पे अपनी बात थोपने का, उसी तरह हमें भी हक नहीं बनता कि हम आने वाली पीढ़ियों को जकड़ दें कुछ खास चीज़ों से। तो इसलिए अंबेडकर का इस बारे में बहुत ही खुला दृष्टिकोण है। जैसे कि भाई जैसे सोशलिज्म की बात आ रही थी, अंबेडकर सहमत नहीं थे कि भी सोशलिस्ट पैटर्न आज का फैशन हो सकता है पर आने वाले टाइम में इसको थोप नहीं सकते आप। बिल्कुल। हाँ, इसी तरह सेकुलरिज्म का विचार है, वो उसको रूढ़िवादी ढंग से, वेस्टर्न ढंग से अपनाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आती हैं इसलिए बहुत दूरदर्शिता के साथ उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया। तो सर मैं चाहूंगी कि आप उसकी कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं जो आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए, मैं चाहूंगी कि वो कुछ बातें आप हमारे श्रोताओं को बताएं, इसको दर्शकों को विशेषताओं बताएं। के साथ साथ देखिए विशेषताएं तो हम सब जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था करता है, इसमें जुडिशरी की स्वतंत्रता है, इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें जो है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है और वैसा भी है। एक बार ये मेरी बात थोड़ी रह गई थी, चलो फिर पूरी करूँगा। लेकिन मैं एक बात और जोड़ दूँ इसके साथ, संविधान की विशेषताओं के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है संविधान की जो मुझे लगती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, संविधान का शासनादेश। संविधान आदेश देता है हमें, प्रशासकों को, खासकर सरकारों को और आम लोगों को भी, कि भी आपको ये करना है। तो ये आदेश 3 जगह दिखता है आपको, खासकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1 है हमारी प्रेम्बल, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें हमें आदेश दिया गया है कि हम भारत के लोग, हम सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करेंगे, हम देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे, वगैरह वगैरह। तो एक तो प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे है फंडामेंटल राइट्स जो है ये दिए गए हैं सिविल लिबर्टीज़ की रक्षा के लिए। अभी देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने कहा कि सिविल लिबर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं रक्षा करूंगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें ये बात। तीसरी चीज़ है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, क्योंकि लोगों के अधिकार ही सबसे बड़ी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य को कैसे काम करना चाहिए। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये जन कल्याण की पूरे रास्ते खोल देते हैं, सरकारें चाहें तो कर सकती हैं। तो इनका बहुत महत्व है। और सबसे लास्ट की चीज़ है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में वो है जो हमारे कर्तव्य हैं, जो 11 कमांडमेंट्स हैं कि नागरिकों से हम क्या अपेक्षा करते हैं, संविधान निर्माता। और तो उसमें ये बताया गया कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रचार करूंगा, मैं जो है इस देश की अखंडता की रक्षा करूंगा, मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, मैं इस देश में जो है मानवाधिकारों की रक्षा करूंगा, मैं मतलब ये मुझे मैं जो है कंपोजिट कल्चर जो भारत की मिली जुली संस्कृति तहजीब है इसको मैं बचाऊंगा, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा। बिल्कुल। तो ये तो सर आपने जैसे आपने विशेषताओं के बारे में बात की, आपने सिविल राइट्स के बारे में भी बात की कि जो हमारा संविधान है वो हमें बहुत सारे अधिकार देता है, लोगों को, जनता को बहुत से अधिकार देता है। तो सर एक बात जो मैं बड़े विशेष से तौर पे पूछना चाहूँगी वो ये कि जो हमारा संविधान है वो आरोपी व्यक्तियों को भी यानी कि अपराधियों को भी कुछ विशेष अधिकार देता है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। असल में देखिए जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी बहुत सारी व्यवस्था हमारे संविधान में कर रखी है। ये देखिए दूसरे देशों में कई बार ऐसा नहीं मिलता, लेकिन हमारे क्योंकि हमारे संविधान के बनाने वाले थे ना, वो लोगों के अधिकारों के प्रति बहुत चिंतित थे। वही कहते हैं अक्यूज्ड व्यक्ति के भी अधिकार होते हैं, और इवन अपराधी के भी जो दोषी हो गया ना उसके भी कुछ अधिकार हैं, जो जेल में भी चला गया तो उसके बारे में भी इसमें लिखा गया। खासकर मैं अक्यूज्ड व्यक्ति की जो आपने बात करी ना, इसमें मैं बताऊं, देखिए संविधान के 3 जो आपराधिक न्याय है इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। नंबर 1 तो कोई व्यक्ति अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता है ना। दूसरा ये है कि कोई फैसला किसी के खिलाफ देना है तो दोनों पक्षों को सुना जाए, है ना। ये इंग्लिश में इसके लिए टर्म है, मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। और तीसरा इसका जो वो है कि भाई कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्पराध व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये 3 इसके बेसिक जो है ना, ये हमारा जो आइडियलिज्म है, मतलब जो वही जो संवैधानिक नैतिकता की बात जो कर रहे हैं हम,
तो वो जाहिर होती है। और अक्यूड व्यक्ति के जो अधिकारों की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो बहुत सारे हैं, संविधान में बाकायदा बताए गए हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो कारण बताना पड़ेगा, किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के आपको 24 घंटे के बाद जज के पास पेश करना पड़ेगा, और आपको जो है उस दौरान आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा। ये सब बातें जो है ना बाकायदा एक्सप्लेन की गई है। अब देखिए इससे इतनी शानदार चीज़ें लोगों के अधिकारों के लिए, क्योंकि जब देखिए आप पे दोष लगा है, आप अभी कन्विक्ट नहीं हुए हो, बिल्कुल, तो क्या पता आप निर्दोष हो, है ना। बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो ये चीज़ें, इनमें से बहुत सारी चीज़ों का स्रोत संविधान है। तो सर, संवैधानिक नैतिकता के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? संवैधानिक नैतिकता का जो विचार भारतीय संविधान में दिया गया है, ये मैं इस पे जैसे मैं बता रहा था, टॉमस जेफरसन की बात कर रहा था कि जिस तरह से एक पीढ़ी को, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पे थोपने का हक नहीं है ना अपनी बात, उसी तरह एक पीढ़ी को भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं संविधान में 2 पार्ट बनाते हैं हम, पहला है इसका बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है ना, तो उसके लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी। बदल उसको भी सकते हैं, क्योंकि बेड़ी नहीं बनने देना संविधान को। और दूसरी चीज है जो बाकी का संविधान है, बुनियादी ढांचे को छोड़ के बाकी के संविधान को आप साधारण बहुमत से बदल सकते हो, सिंपल मेजोरिटी काफी है उसके लिए। देखिए भारत के संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, अभी शायद 103वां भी पास हुआ है, ये जो आरक्षण के ऊपर जो हुआ ना आर्थिक आधार पे। तो संविधान देखिए समय की बदलती जरूरत के हिसाब से संविधान बदलेगा, और इसलिए भारत में जो संविधान बना उस समय 1950 में जितने भी संविधान बने थे ना साउथ ऑफ एशिया में खासकर, वो सारे के सारे कूड़े के उसमें चले गए, सब डस्टबिन में चले गए। लेकिन भारत का संविधान आज भी उतना लाइव है, और उतना, क्योंकि ये लाइव बनाने के लिए ही इसको बनाया गया था, लोगों की नई अपेक्षाओं के अनुसार ये खरा उतर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, इसका जो बुनियादी आदर्शवाद है ना, ये वही है, ये हमें प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। तो इसलिए भारत का संविधान एक शानदार दस्तावेज है हमारी। सर, जैसे कि अब समय हमारा पूरा होने पे है, एक बहुत ज़रूरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कम शब्दों में आप बताएं कि जैसा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब अपने राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुँच जाता है तो हम मानते हैं कि जो देश है वो अपने विकास के चरम पर है। आप इस बात से कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। अच्छा। कि राष्ट्र का जो आखिरी व्यक्ति है, हमें उसके आंसू पोंछने चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, और तभी हमारे लोकतंत्र की सफलता साबित होगी कि उस व्यक्ति के लिए हम कितना कर पाए। और नो डाउट अम्बेडकर भी यही बात कहते हैं दूसरे वे में, वो ये कहते हैं सामाजिक राजनीतिक न्याय नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र ही काफ़ी नहीं है, हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी बनाना होगा, ये वही बात है। तो मैं बल्कि आपकी बात के साथ एक बात और जोड़ दूं, अभी भारत की जो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अब देखिए वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आई थी। ये कितनी शानदार खूबी है हमारे लोकतंत्र की कि हम समाज के, इससे पिछले राष्ट्रपति थे वो शायद जो है शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से थे। तो अब ये लोकतंत्र की खूबी देखिए कि ट्राइबल बैकग्राउंड की एक लेडी महिला, वो हमारे देश की राष्ट्रपति आम सहमति से ही लगभग चुनी गई है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, इलेक्शन हुआ है, लेकिन लगभग आम राय है। तो नो डाउट इससे ये पता चलता है, ये संविधान की सफलता को दिखाता है। हाँ जी, कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र को जमा दिया है, बिल्कुल समाज के आखिरी व्यक्ति को हम उसको न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लेकिन ये लगाऊंगा कि अम्बेडकर का जो विचार है, ये चीज़ें थोड़ी सी सिंबॉलिक भी है कि भाई बड़े पदों पे इन लोगों को या समाज के गरीब लोगों को बिठा रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर ये कहते हैं कि जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सही मायनों में कायम नहीं होगा ना, तब तक संविधान की बुनियादी जो है लक्ष्य हम हासिल नहीं कर सकते। और वो गांधी जी का भी वही लक्ष्य है, आखिरी व्यक्ति के आंसू पूछने होंगे, उस दिशा में हमें जाना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें आज हमें आपसे जानने को मिली। अब एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो संविधान दिवस को कैसे सार्थक कर सकते हैं, या कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। नहीं, मैं संविधान दिवस कैसे मनाना वो तो मैंने बता ही दिया, जनता अपने तरीकों से मनाती ही है। ये जिस देश की खूबी ही है, बल्कि दूसरे देशों में शायद ऐसा नहीं होता जहाँ संविधान को खुद लोग सेलिब्रेट करते हों। हमारे देश के लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया, अपने आप से जोड़ लिया है। लेकिन संदेश की बात तो देखो, मैं ये कहूँगा कि संविधान का जो बेसिक आदर्श है, इस आदर्श को हमें अपनाना चाहिए। खासकर मैं आम लोगों के लिए बात कह रहा हूँ।
और कई बार हम संविधान की आलोचना कर देते हैं कि भाई क्या है, लेकिन हमें ये बात देखनी चाहिए, जब मुश्किल टाइम होता है ना, मुश्किल टाइम देश में जब भी आया, इसी संविधान ने हमारी रक्षा करी है। मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं। जैसे 1977 में या उससे पहले देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा, तो देश में संविधान को खतरा आ गया था, संविधान के साथ। लेकिन उस समय जो लोग लड़े वो संविधान के ही नाम पे लड़े थे, और उसमें जो जुडिशरी है उसने भी हमारी मदद करी, क्योंकि कई कोर्ट केस भी हुए। तो अल्टीमेटली वो एक खतरे का टाइम था। इस तरह के कई बार और भी संकट आए हैं। जब मुश्किल टाइम आता है ना, तब इस संविधान से ही हमें रास्ते निकलते हैं, क्योंकि संविधान लोगों की हकों की गारंटी देता है। तो कौन होते हैं दूसरे लोग जो इस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले उनको छीन ले? और इसमें सबसे बड़ी अपहोल्डर है संविधान की, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट कितनी बार फैसले देती है, सरकार के कई बार कानून आ जाते हैं, उन कानूनों को रद्द कर देती है। जी प्रोफेसर साहब, धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हमने संविधान को बहुत नज़दीकी से जाना। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ, नए विषय पर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू रिम्पी जी।